लाइट एक एनर्जी है। लाइट एनर्जी हमारे चारों तरफ बहुत सारे सोर्स हैं जिससे लाइट हमको मिलती है, और लाइट एनर्जी को सेंस करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज ह्यूमन आईज से इस एनर्जी को सेंस करते हैं और ब्रेन में हमारे सिग्नल जाता है, उससे ब्रेन में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं और उन डिस्टर्बेंसेस को हम बोलते हैं देखना, टू सी। तो जब हम कोई चीज को देखते हैं तो एक्चुअल फिजिक्स की क्या प्रोसेस हो रही होती है, सम एनर्जी इज रीचिंग अवर आईज एंड इट इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेस। ये डिस्टर्बेंसेस कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द वेव ऑफ लाइट। लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड इलेक्ट्रिकल वेक्टर ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस डिस्टर्बेंसेस। ये वोल्टेज क्रिएट करते हैं हमारी आईज के रेटिना में, और वो वोल्टेज जो है कैरीड होती है ब्रेन में, और ब्रेन में हम चीजों को देखते हैं। हमने बहुत सारे उसके नाम रख लिए, कन्वीनियंट नाम उस डिस्टर्बेंस के। सो व्हाट वी सी इज दैट लाइट एनर्जी, जो एक सोर्स होता है जो इस एनर्जी को क्रिएट करता है। वहां से उसके पास ये स्पेशलिटी होती है कि जब ये एनर्जी क्रिएट होती है तो ये एनर्जी ट्रैवल कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंसेस, जो कि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, जब ये प्रोपेगेट होती है, ट्रैवल करती है, तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। ये जो डायरेक्शन होती है लाइट एनर्जी की डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं रे। Light ray. This is direction of propagation of light energy, which is called ray. Okay. तो इसके बारे में ये लाइट की डायरेक्शन के रूल्स क्या हैं, लाइट की एनर्जी के रूल्स क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में। तो whenever we say ray of light, it means energy in the form of light traveling in a particular direction. That is ray of light. Okay. Now, what happens to a ray of light coming from a source when it strikes a medium, when it strikes a different medium? जैसे यहाँ पर हमने बल्ब जलाया, बल्ब इज ए सोर्स ऑफ लाइट, उसमें से एनर्जी ऐसे प्रोपेगेट होती है, तो हम बोलेंगे बल्ब से एक रे इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, सब तरफ रेज जा रही है। ओके, इस तरह से रे वर्ड को हम यूज करेंगे। अब ये जो लाइट एनर्जी की रेज जा रही हैं, ये जाती हैं, और क्यों जाती हैं, रुकती क्यों नहीं है? तो आंसर है कि ये जो हमारा मीडियम है, इस मीडियम में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं दिस विल परमिट लाइट रे टू ट्रेवल। उसको हम कहेंगे परमिटिविटी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने पढ़ा है परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, ये दोनों प्रॉपर्टी जिस मीडियम में होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने में हेल्प आउट करता है। ओके, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, आगे बढ़ती चली जाती हैं, और उसी की डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। उस डायरेक्शन के बारे में हमने स्टडी करना है। ओके, जब ये इस तरह से एक रे ऑफ लाइट मूव कर रही है और इसके सामने एक डिफरेंट मीडियम आता है, यहाँ पर एक मीडियम है और ये एक डिफरेंट मीडियम है, इधर से किसी सोर्स से लाइट एनर्जी इस तरह से ट्रेवल करते हुए आ रही है, दिस इज ए रे ऑफ लाइट। ये रे ऑफ लाइट जब यहां स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा? दिस इज अवर फर्स्ट लेसन। Whenever a light ray strikes interface of a different medium, then there are three possibilities. तीन चीजें इसके साथ हो सकती हैं। नंबर वन, दिस विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, रिफ्लेक्शन। नंबर टू, दिस मे बी एब्जॉर्ब्ड, एंड नंबर थ्री,
it may be transmitted. ये जो एनर्जी आई, इस एनर्जी के 3 फेज होंगे और ये तीनों मिलाकर 100% एनर्जी कंज्यूम होगी। हर मीडियम का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कितने परसेंट रिफ्लेक्ट करेगा, कितने परसेंट एब्जॉर्ब करेगा और कितने परसेंट ट्रांसमिट करेगा। हम लोग कुछ मीडियम्स को जानते हैं, जैसे ग्लास में किसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है? तीनों में से ट्रांसमिशन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसमें से लाइट कैसे चली जाती है। अच्छा, अगर हम मेटल लेंगे मिरर, तो मिरर में क्या होगा? रिफ्लेक्शन विल बी मैक्सिमम परसेंटेज, बाकी दोनों चीजें उसमें कम होती हैं। अगर हमने एक ब्लैक बोर्ड लिया, ब्लैक बोर्ड में कौन सा एक्शन ज्यादा होगा? एब्जॉर्ब का एक्शन ज्यादा होगा। तो हर मीडियम में तीनों एक्शन होते हैं। हम ये मानते हैं कि हर मीडियम में तीनों एक्शन होते हैं और प्रैक्टिकली ऐसा कोई मीडियम नहीं होता जिसमें 100% एक ही एक्शन हो। ठीक है, फिर भी हम लोगों ने अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। जिसमें सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता होगा, वी विल कॉल देम रिफ्लेक्टर्स, मिरर्स। जिसमें ट्रांसमिशन सबसे अच्छा होता होगा, दे विल बी नोन एज ट्रांसमीटर्स। और इसी तरह से जिसमें सबसे अच्छा एब्जॉर्ब होगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा सा ट्रांसमिट हो जाएगा, लेकिन हम उसको क्या मानेंगे? एब्जॉर्बर, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन एब्जॉर्ब होगा। एनीवे, तो ये प्रैक्टिकली हम ऐसा मानते हैं। अब यहां से ये तीनों चीजें हमने पढ़नी है, तो अभी क्लास 12 में आप ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे। इसको अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे लाइट के रेफरेंस में, इसको हीट के रेफरेंस में आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। दैट हीट इज एब्जॉर्ब और कैसे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो एब्जॉर्प्शन हीट में ज्यादा मीनिंगफुल है, लाइट में रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, ये दोनों चीजें हमको इफेक्ट करती हैं। सो वी विल स्टडी दैट। ओके, नाउ व्हेन ए लाइट इज हियर, यहां से इससे स्ट्राइक करके यहां पर लाइट ऐसे वापस आती है एंड यहां से बहुत सारी रेज आ रही हैं। ये सब रेज इससे टकराती हैं। टकराने के बाद ये ऐसे आती है। ये रिफ्लेक्शन हुआ और देखिए फिर से ये रेज टकराई आकर, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई। ये भी रिफ्लेक्शन है और ये भी रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है। दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है और इसका कैसा हम नॉमेनक्लेचर रखते हैं, दिस वी विल कॉल रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको जब हम देखते हैं तो यहां पर हमने अपनी आईज सेट की और इसको देखा, ये सब रेज हमारी आंख में आई। यहां पर हमने आईज सेट की तो देखा, दोनों में एक एक सोर्स हमने लगाया हुआ है जो कि लाइट का सोर्स है। सेम सोर्स दोनों में है। ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब देखिए अंतर, यहां पर जब हम देखते हैं तो हमको ये सोर्स दिखता है,
ये लाइट का सोर्स हमको यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये लाइट का सोर्स हमको नहीं दिखता, हमको ये वॉल दिखती है, ये वाली वॉल हमको दिखती है। अच्छा, कैसे? देखिए, ये ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड आपको दिख रहा है, लिखा हुआ आपको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहां से लाइट की रेज जाती हैं और आपकी आईज में जाती है। दैट्स ट्रू, तभी तो दिखता है। अच्छा, यहां से लाइट रेज अगर आपकी आईज में जाती हैं, देन टेल मी, क्या ये सोर्स ऑफ लाइट है? अगर सोर्स ऑफ लाइट नहीं है तो यहां से लाइट की रेज आपकी आंख में क्यों जाती है? कहां से आती है वो? आंसर है ये किसी दूसरे सोर्स से आई। तो ये ट्यूबलाइट से आती है, ट्यूबलाइट से लाइट इसके पास आई और इसने आपकी आंख में भेजी। अब अगर मैं यहां पर एक मिरर लगा दूंगा, मिरर लगाऊंगा तो उसमें आपको ट्यूबलाइट दिखेगी, करेक्ट? मिरर नहीं लगाऊंगा तो भी ट्यूबलाइट की लाइट आ रही है और इससे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, आपको ट्यूबलाइट नहीं दिखती है, वॉल दिखती है। वॉल पे जो लिखा है वो दिखता है। क्या अंतर है? अब अंतर समझ में आ रहा है आपको? ट्यूबलाइट से जब मिरर रिफ्लेक्ट करता है तो ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, और जब ये ब्लैक बोर्ड रिफ्लेक्ट करता है तो ऐसे रिफ्लेक्ट करता है। ये रेगुलर और ये इररेगुलर। फिर से, रेगुलर में इसने जो पैटर्न बनाया, जो डिजाइन बनाया, सेम डिजाइन रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में आया। सेम डिजाइन, जैसे यहां से चार चले वैसे ही हमारी आईज में पहुंच गए। लेकिन यहां पर जो पहुंच रहे हैं, ये पैटर्न इसने भेजा था क्या? ये डिजाइन इसने नहीं भेजा था, इसने अलग डिजाइन भेजा था। इसने क्या किया? इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और वहां से अपना नया डिजाइन बना के ये वाला पैटर्न भेजा। तो ये पैटर्न किसका है? वॉल का या सोर्स का? वॉल का। एनर्जी उसने किससे ली है? सोर्स। तो क्योंकि ये पैटर्न वॉल ने बनाया है, इसलिए हमको यहां पर क्या दिखती है? वॉल दिखती है और सोर्स नहीं दिखता। ठीक है? तो ये अब आपको समझ में आया कि रिफ्लेक्शन दो तरह के हो सकते हैं। कोई भी चीज हम देखते हैं तो वो रिफ्लेक्शन के कारण ही देखते हैं, लेकिन अंतर किस चीज का होता है? कभी हमको सोर्स दिखता है और कभी सोर्स नहीं दिखता, हमको ये मीडियम दिखता है। उसका रीजन क्या होता है? इसका पैटर्न आएगा तो सोर्स दिखेगा और इसके पैटर्न को एब्जॉर्ब करके ये अपना नया पैटर्न बनाएगा तो ये वॉल दिखेगी। ठीक है? दोनों में एनर्जी का सोर्स तो वही। अब ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड दिस इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इसी को हम कहा करेंगे रिफ्लेक्शन। नॉर्मली इसी के लिए हम रिफ्लेक्शन वर्ड को यूज करेंगे और इसको हम स्टडी करेंगे, इसको नहीं। तो अब हम इस पर आए कि हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन को स्टडी करना है। सबसे पहले जो सरफेस रेगुलर रिफ्लेक्शन करवा रही है, इसमें क्या स्पेशलिटी है कि इसमें रिफ्लेक्शन रेगुलर हो रहा है और इसमें रेगुलर नहीं हो रहा है। इसका रीजन देखिए, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस को हमने माइक्रोस्कोप लगाकर देखा। माइक्रोस्कोप लगाकर देखा तो यहां पर ये सरफेस ऐसी है, ऐसी ऐसी ऐसी, ये पूरी प्लेन। इसको जब देखा तो ये सरफेस यहां पर ऐसा है, ये यहां पर ऐसी, यहां पर ऐसी, यहां पर ऐसी, ये थोड़ी सी इररेगुलर है। और किसी भी चीज पर आप ऐसा हाथ देके देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि वो एकदम चिकनी दिखेगी, थोड़ा सा उसमें रेत होंगी तो वो कैसी सरफेस हो गई। अब ये वाली जो सरफेस होती है जिसमें थोड़ी सी भी इरेगुलरिटी नहीं है, दिस इज नोन एज ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। ऑप्टिकली प्लेन, ये वाली ऑप्टिकली प्लेन नहीं है। अगर आप किसी भी चीज को घिसे, पेपर से घिसते हैं या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से घिस के हम उसको प्लेन कर लेते हैं, वो ऑप्टिकली प्लेन नहीं हो पाता। ऑप्टिकली प्लेन वो चीज होगी
जिसके नाम से ही पता लग रहा है ऑप्टिकली प्लेन मतलब उसमें हमको रिफ्लेक्शन दिखेगा। ठीक है, ऑप्टिकली प्लेन कुछ करते हैं आप लोग? कुछ नहीं करते। हाँ, मिरर रेडीमेड। ठीक है, तो जो चीज इतनी प्लेन हो कि उसमें से सोर्स दिखने लगे या सामने रखें तो इमेज दिखने लगे, दैट इज ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। तो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस को हम लोग कहते हैं मिरर। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन करना जिस ऑप्टिकली प्लेन सरफेस का काम है उसको हम क्या कहेंगे? मिरर। ओके, तो अब हम स्टडी करेंगे मिरर। मिरर इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है। इस रिफ्लेक्शन में जो मिरर सामने आएगा वो मिरर किस चीज का बनता है? तो मिरर में स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिरर? आंसर, इट शुड बी ऑप्टिकली प्लेन सरफेस एंड इट शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट द लाइट, इट शुड नॉट ट्रांसमिट द लाइट। अगर वो लाइट की रेज को अपने में से होकर जाने देगा तो रिफ्लेक्ट किसको करेगा? इसलिए उसको लाइट को जाने देना चाहिए कि नहीं जाने देना चाहिए? Should it be transparent or should it be opaque? It should be opaque. तो ग्लास का मिरर बनेगा कि नहीं बनेगा? ओके, तो सिंपली जो ग्लास होता है, प्लेन ग्लास, दैट इज नॉट ए मिरर। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो मिरर कौन होता है? तो आंसर है मेटल सर्फेसेस विच आर ऑप्टिकली प्लेन आर मिरर्स। Metal surfaces which are optically plane are the mirrors। और ये अलग अलग सरफेस पे डिपेंड करता है। जैसे सिल्वर की सरफेस सबसे ज्यादा ऑप्टिकली प्लेन बनती है एंड दैट्स ए गुड मिरर। लेकिन हम लोग तो जो मिरर यूज करते हैं वो ग्लास के मिरर होते हैं। क्यों? वेरी गुड। ये है कि अगर हम मिरर सिल्वर का बनाएंगे तो हमको सिल्वर का मिरर बनाने के लिए एक कन्वीनियंस चाहिए कि उसकी ऑप्टिकली प्लेन सरफेस हम कैसे बनाएंगे। तो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस बनाने का एक तरीका है कि ग्लास की सरफेस ऑप्टिकली प्लेन होती है, ओपेक नहीं होती। तो उसके ऊपर अगर हम लिक्विड डाल देते हैं सिल्वर तो वो उसमें जमा हो जाएगा और उसकी सरफेस कैसी हो जाएगी? ऑप्टिकली प्लेन। तो ग्लास एक तो हेल्प करता है, मेटल की सरफेस को कैसा बना देता है? ऑप्टिकली प्लेन बना देता है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड, उसके ऊपर अगर मेटल के ऊपर ग्लास आ जाएगा तो उस मेटल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। सिल्वर है Ag तो सिल्वर ही रहेगा, सिल्वर ऑक्साइड नहीं बनेगा। अगर वो सिल्वर ऑक्साइड बन गया वो तो मिट्टी जैसा हो जाएगा, फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो ग्लास उसको उससे बचा कर रखता है। ठीक है, अब इधर से उसको ग्लास बचा लेता है और बैक साइड में हम उसको पेंट लगा देते हैं या ऐसे कोई हार्ड सरफेस क्रिएट कर देते हैं और बीच में सिल्वर की फिल्म रह जाती है, एक साइड से वो रिफ्लेक्शन करती है। दैट इज हाउ वी मेक द मिरर्स। इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आपने क्लास 8 में, 9 में, 10 में बहुत से पढ़े हुए हैं। ओके, अब ये जो मिरर होते हैं, इन मिरर में शेप हम अलग अलग दे सकते हैं। ये जो शेप देते हैं ये कैसी होती है? इसमें कैटेगराइज हमने किया प्लेन मिरर्स एंड कर्व मिरर्स। प्लेन एंड कर्व, प्लेन कर्व। प्लेन मिरर ये आपको दिख रहा है, प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पे पॉलिश कर दी, दैट इज ए प्लेन मिरर। कर्व मिरर क्या होते हैं? कर्व मिरर जिसकी सरफेस कर्वेचर ली हुई रहेगी। कर्वेचर ली हुई सरफेस हमने देखी है, फुटबॉल की सरफेस, बॉल की सरफेस में कर्वेचर होता है, एक सिलेंडर की सरफेस में कर्वेचर। तो नॉर्मली हम लोगों का जिस तरह से कर्वेचर से सामना पड़ता है वो दो तरह के कर्वेचर होते हैं, वन इज सिलेंड्रिकल एंड वन इज स्फेरिकल।
सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल, इसका डिफरेंस जरा समझिए। ये एक प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस को मैंने ऐसा गोल कर दिया। जब ऐसा करते हैं तो लेफ्ट टू राइट देखिए, ये ऐसा बना लेफ्ट टू राइट। ऊपर से नीचे देखिए स्ट्रेट लाइन। ये वाला कर्वेचर एक तरफ है और एक तरफ नहीं है। दिस इज सिलेंडर, दिस इज सिलेंडर। सिलेंडर ऐसा ही होता है, एक तरफ कर्वेचर नहीं होता और एक तरफ कर्वेचर होता है। अब दोनों तरफ कर्वेचर दे दीजिए, इधर भी और इधर भी, तो ये क्या बन गया? बॉल। ऐसा भी और ऐसा भी और ऐसा, सब तरफ से सिमेट्रिकल कर्वेचर है, दैट इज स्फीयर। तो कर्वेचर प्लेन सरफेस में कर्वेचर भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है। प्लेन सरफेस अगर हम यूज करते हैं मिरर के लिए, दैट विल बी नोन एज प्लेन मिरर, और अगर कर्व सरफेस यूज करते हैं दैट इज ए कर्व मिरर। कर्व मिरर में दो तरह के मिरर, सिलिंड्रिकल मिरर और स्फेरिकल मिरर। इज इट क्लियर? ओके। तो हर एक मिरर में रिफ्लेक्शन करने की कैरेक्टरिस्टिक है। रिफ्लेक्शन जब होता है तो आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ये प्लेन मिरर है और उसको हम ऐसे सामने की बजाय साइड से देख रहे हैं, सो दैट वी कैन मेक द रे डायग्राम। तो मिरर को एक लाइन में क्यों बनाते हैं? क्योंकि अगर हम ऐसा बनाएंगे तो रेज को ड्रॉ करना बोर्ड पर हमारे लिए मुश्किल है, और इधर से रे आई टकराकर ऐसे गई तो सामने से ठीक नहीं दिखता है। ऐसे बनाएंगे तो आपको दिखेगा इधर से आई और इधर से गई। सो वी मेक दिस सेक्शन साइड। ये मिरर का साइड व्यू लेते हैं। जिस तरफ इसमें रिफ्लेक्शन करना होता है उसको छोड़ के जिस तरफ पेंट होता है, एंड वी ड्रॉ इट लाइक दिस। ये क्या शो करता है? दिस इज पेंटेड साइड एंड रिफ्लेक्शन हैज टू बी डन ऑन दिस साइड। दूसरी साइड इसकी रिफ्लेक्शन करने वाली साइड होती है। ओके, ये एक प्लेन मिरर हमने रखा है। अब यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और हम ये सोचते हैं तो इसमें से बहुत सारी रेज निकल रही हैं, उसमें से कोई एक रे ऐसी भी आएगी। ये रे यहां आकर स्ट्राइक करती है, यहां पर इंसिडेंट होती है, हमने इसका नाम रख दिया इंसिडेंट रे। यहां से रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे चली गई। कैसे पता रिफ्लेक्ट होके चली गई? यहां हम अपनी आंख रखते हैं, ये हमको दिखता है, इसका मतलब इससे चलने वाली रे यहां पर आ रही है। ओके, सो यहां हम इसको देखते हैं और इस रे को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट होती है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये जो हमने मिरर रखा हुआ है, इस मिरर पर एक ऐसे नॉर्मल बनाएंगे जो सब तरफ से 90 डिग्री होगा। तो यहां पर जब हम नॉर्मल बनाते हैं, इधर से भी 90, इधर से भी 90, इधर से भी, इधर से, चारों तरफ से 90 होगा, दैट इज नॉर्मल। तो यहां पर हमने वो नॉर्मल बनाया। This is normal on the surface. Incident ray, reflected ray, normal. Incident ray और normal के बीच का जो एंगल बनता है, this is angle of incidence and this is angle of reflection. Angle of incidence, angle of reflection. ये इसकी फंडामेंटल बेसिक चीजें हैं, नॉमेनक्लेचर है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा है? Laws of reflection. The angle of incidence is always equal to angle of reflection. Number one. Number two, all these three are in the same plane. ये same plane वाला क्या है समझ में आता है? ठीक है, तो इंसिडेंट रे जो आएगी, इस इंसिडेंट रे के साथ जो हमने नॉर्मल लगाया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे ऐसे आई और ये नॉर्मल है। ओके, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और यहां से जितना ये एंगल है, सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो इससे 30 डिग्री बनाते हुए, ये 30 डिग्री बनाते हुए ये रे इधर आ गई। करेक्ट? क्या हाँ कि नहीं?
इट इज नॉट करेक्ट। 30 डिग्री बनाते हुए ऐसे चलिए, ये भी करेक्ट नहीं है। 30 डिग्री बनाते हुए ऐसे जाए, क्यों? Yes, these three should be in the same। तो हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये इधर नहीं जा सकती, नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड, ओनली दिस इज अलाउड। इसलिए ये वाला लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसको जूनियर क्लासेस में रख लेते हैं। ऑल थ्री शुड बी इन द सेम प्लेन। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है कि इसको दूसरी जगह जाना अलाउड नहीं है, इसको इसी प्लेन में ही रहना पड़ेगा। ओके, so these are the two laws and these are laws of reflection। अब एक चीज ये याद रखिए कि ये जो laws of reflection है ये प्लेन मिरर के लिए है कि कर्व मिरर के लिए है? तो नहीं, हाँ, ये अब आपको याद रखना है। हमको नॉर्मली क्या याद रहता है? प्लेन मिरर के लिए, पर याद रखिए कि ये लॉज ऑफ मिरर नहीं है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जहां भी रिफ्लेक्शन होगा ये लॉ लग जाएगा। जैसे हमने बादलों में रिफ्लेक्शन कराया, स्काई में रिफ्लेक्शन कराया, मिरर में रिफ्लेक्शन कराया, ऑप्टिकल ट्यूब के अंदर रिफ्लेक्शन कराया, जहां भी रिफ्लेक्शन कराएंगे ये लॉस लगेंगे, क्योंकि लॉस किसके? रिफ्लेक्शन। तो आप रिफ्लेक्शन शब्द यूज करिए, लॉस लग जाएंगे। इसलिए उसको मिरर से कोई लेना देना नहीं है कि एक मिरर में है और दूसरे मिरर में नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन शब्द लगा, दोनों लॉ लगा। ओके, तो ये हम याद रखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल एनी टाइप ऑफ सरफेसेस में। अब उसके बाद नेक्स्ट, ये प्लेन सरफेस है, तो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्शन आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो और 12th में हम लोग इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। सिर्फ एक दो मोटी मोटी चीजें, ये लॉज तो एप्लीकेबल होंगे, इसमें इमेज कहां बनेगी? ओके, थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स में सबसे एक जरूरी चीज जो कंसेप्ट है वो ये है इमेज फॉर्मेशन। इमेज किसको बोलते हैं और इमेज क्या होती है, कहां होती है, कैसी होती है? उसके लिए अभी से हम लोगों को समझना जरूरी है कि इमेज किसे कहेंगे। दो शब्दों को देखिए, वन इज ऑब्जेक्ट एंड वन इज इमेज। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज, हमारे ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट का मतलब है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट रेज निकलती हैं। वो लाइट रेज उसकी अपनी हो कोई जरूरी नहीं। जैसे ब्लैक बोर्ड में ये लिखा हुआ है, यहां से रेज निकलती हैं, हमारी आंख में पहुंचती हैं, तो इस पर्पस के लिए ये इसको हम क्या मानेंगे? सोर्स ऑफ लाइट। क्योंकि यहां से रेज निकली और हमारी आंख में पहुंची तो हमको ये दिखता है। ठीक है, तो दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। अब वो आप बोलेंगे अलग बात है कि ये खुद तो लाइट पैदा नहीं करता। ठीक है, नहीं करता, इसने कहीं से उधारी ली, तो ये ट्यूबलाइट से लेता है लोड पे और फिर रेडिएट करता है। ठीक है, करता है, लेकिन हमारे रे ऑप्टिक्स के पर्पस के लिए दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। ओके, तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट है ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट से रेज निकलती हैं और हमारी आईज में आती हैं। हम उसको आईज में आके जो सेंसेशन देती हैं उस सेंसेशन को हम क्या बोलते हैं? देखना, टू सी। अब जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे ब्रेन में एक एक्शन होता है, उस एक्शन से हमको पता लगता है कि वो ऑब्जेक्ट कहां पर है और कैसा है। वो एक्शन किस तरह से होता है उसको, अगर हमने ये एक ऑब्जेक्ट है, सोर्स, यहां से लाइट रेज निकलती हैं और हमारी आईज में आती हैं। यहां से एक रे ऐसे गई, आईज के अंदर गई और ये दूसरी गई, ये भी आईज में गई। तो हमारी आंख में एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हर इंडिविजुअल रे की डायरेक्शन को ये ट्रेस कर सकती है। हर इंडिविजुअल रे की डायरेक्शन को ट्रेस कर सकती है, ये लाइट किधर से आ रही है। जैसे अगर हम बोलेंगे ये ट्यूबलाइट, तो सब इधर देखेंगे ट्यूबलाइट,
ये डायरेक्शन ऐसे सेट हो जाएगी और हमको पता लगेगा इसकी लाइट इधर से आ रही है। दैट्स वेरी नॉमिनल थिंग। ओके, तो ये क्या करती है, इस रे को और इस रे को दोनों को ट्रेस करती है। जब ये आंख में यहां से ऐसे एंटर करती है, दिस, तो जब ये ऐसे एंटर करेगी तो ये इसको ट्रैक करेगी ये कहां से आ रही है, और ये ट्रैक बैक ऐसा इसने किया कि ये इधर से आ रही है, ऐसे ये कहां से आ रही है, नहीं किधर से आ रही है वो ट्रैक करती है। इस दूसरे को भी इसने ट्रैक किया कि ये इधर से आ रही है, दोनों में उसको क्या दिख रही है, ये वाला सोर्स दिखता है दोनों रेज से। अब इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है कि दोनों का डायरेक्शन का जो कॉमन पॉइंट है ये उसको कैलकुलेट कर लेती है। हमारी आई उस कॉमन पॉइंट को कैलकुलेट कर लेती है कि ये कॉमन पॉइंट यहां पर है। तो हमारे ब्रेन को ये ट्रेनिंग है कि जहां से ये दोनों रे आ रही हैं वहां पर ऑब्जेक्ट रखा, वहां पर ऑब्जेक्ट रखा। अब ये चीज कहां रखी है, इससे दो रेज आपकी आंख में गई और आंख ने उसको बैक ट्रैक किया और आपको पता लग गया कि ये यहां रखी है, ये यहां पर नहीं है, ये यहां बनी है। ये कैसे पता, यहां की दो रे को बैक ट्रैक किया। तो जो ऑब्जेक्ट यहां पर है हमारी आईज इसको बैक ट्रैक करती है और ये एंगल बनता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है तो ये छोटा सा एंगल बनता है। इस तरह से इस एंगल की कैलकुलेशन से हमको क्या पता लग जाता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है। और एंगल बनने के लिए क्या चीज जरूरी है, दो डायरेक्शन। ये दोनों डायरेक्शन ट्रेस कौन करता है, हमारी आईज ट्रेस करती हैं। तो कोई भी चीज का सेंसेशन, कोई भी चीज की लोकेशन हम कैसे पता लगाएंगे, वहां से जो रेज आ रही हैं उनको बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करके पता लगा लेंगे कि किस पॉइंट से वो रेज आ रही है। सभी रेज वहीं से आती हुई दिखेंगी, हमको सब रेज को बैक ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। उस पॉइंट का पता लगाना है तो कम से कम दो रेज चाहिए। कितनी लगेंगी, दो को बैक ट्रैक करेंगे तो हमको पॉइंट मिल जाएगा और वो ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा। दिस इज हाउ वी सी। ठीक है, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब अगली चीज सुनिए, ये आंख का नेचर, आइज का नेचर हमको पता लग गया। अब क्या हुआ, ये एक जगह पर सोर्स रखा है और यहां पर एक मिरर रखा है। इससे रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होकर हमारी आईज में ये दोनों रे गई। अब आंख की ट्रेनिंग क्या है, बैक ट्रैक करो। ये इसने इसको बैक ट्रैक किया तो आईज को, ब्रेन को बैक ट्रैक करना आता है, मुड़ना नहीं आता है। तो वो कैसे बैक ट्रैक करते हैं, ऐसे, ये इधर से बैक ट्रैक किया ऐसे। तो इसने क्या समझा, ये कॉमन है। आइज को क्या लगेगा कि ये दोनों रे कहां से आ रही हैं, यहां से आ रही है, और इसको दिख तो रहा है। क्यों, दोनों रेज आ रही हैं इसलिए ऑब्जेक्ट इसको दिखता है। लेकिन ये डिसाइड क्या करता है कि कहां पर है ये ऑब्जेक्ट, यहां पर, और ये इसको ये ऑब्जेक्ट यहां पर दिखता। ये इमेज, क्या ये ऑब्जेक्ट है, नहीं है, पर हमको तो दिख रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं है पर हमको दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज। ये इमेज है। और इमेज बनने का तरीका हमेशा क्या लेना, आईज से लेना। जो दो रेज हमारी आईज में एंटर करती है उनको हमेशा बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करके दोनों जहां मिलती हैं उस जगह पर हमको इमेज दिखेगी। ठीक है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है कि एक्चुअली मिलती है कि नहीं मिलती, दोनों की डायरेक्शन वहां पर मिलनी चाहिए।
अगर एक्चुअली मिलती हैं इस केस में हम क्या देख रहे हैं, एक्चुअली यहां मिलती हैं दोनों, इस केस में एक्चुअली नहीं मिलती, हमको धोखा हो रहा है। ये आप तो यहां से रही हैं पर हमको क्या लगता है यहां से आ रही। इस तरह की जो इमेज है और इस तरह की जो इमेज है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने एक एक एडजेक्टिव बना दिया। इसको हम बोलेंगे रियल और इसको क्या बोलेंगे वर्चुअल। ठीक है, तो हमारी आंख में दोनों इमेज बनी, पर एक रियल और एक वर्चुअल। रियल कब बनती हैं, जब रियल रेज आपस में ये रियल रेज मिलती हैं। यहां पर रियल रेज नहीं मिली, हमको एक्सटेंड करके मिलाना पड़ा कि यहां से अपीयर होता है। तो व्हाट अपीयर्स टू बी देयर, इट इज नॉट देयर बट इट अपीयर्स टू बी देयर, दैट इज वर्चुअल। ओके, अभी और इस पे आगे आएंगे हम। तो इस तरह से ये यहां पर इमेज फॉर्मेशन हुआ। ये जो चीज मिलती है इसको क्या बोलते हैं, इमेज। अब दूसरी चीज देखिए, इमेज फॉर्मेशन और कैसे होगी। ये हमने एक लेंस लिया, अभी लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। लेंस या मिरर कोई भी चीज, और यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। ए से ये दो रेज जाती हैं और ये दोनों रेज ऐसे गई, इस तरह से मुड़ी, यहां एक दूसरे को क्रॉस किया और ऐसे चली गई। ये इधर गई, ये इधर गई। यहां पर हमने अपनी आइज को सेट किया और देखा ये, तो ये बैक ट्रैक किया यहां से, ये एक कॉमन पॉइंट मिला, तो यहां से हमको ये दोनों रेज ऐसे जाते हुए दिखती हैं। अगर ये दोनों रेज ऐसे जाते हुए दिखती हैं तो यहां पर हमको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। क्या ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इमेज। ठीक है, ओके। द परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी प्लेस इज नोन एज इमेज। नोट कर लीजिए। परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी प्लेस इज कॉल्ड इमेज। अब इमेज में यहां पर हमको यहां परसेप्शन हो रहा है ए डैश, यहां पर देखिए ये पॉइंट ए है, यहां पर हमको परसेप्शन हो रहा है ए डैश। यहां पर ये दोनों रेज एक्चुअल इंटरसेक्ट करती हैं और इंटरसेक्ट करके हमारी आईज में जा रही हैं। हाउ इज द इंटरसेक्शन, रियल और वर्चुअल? This is a real intersection, so this image is known as real image. This image is known as virtual image. Image दोनों समझ में आया, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को लैब में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो आंसर है, हम एक पेपर लेके आए या एक स्क्रीन लेकर आए, हमने यहां पर स्क्रीन को रखा, यहां पर स्क्रीन को रखा, तो ये ऑब्जेक्ट इस पर प्रिंट हो गया। ये ऑब्जेक्ट हमको इस पर दिखने लगा जैसे कि मूवी में हमको दिखता है, पर्दे के ऊपर हमको इमेज दिखती है। क्यों? क्योंकि यहां पर स्क्रीन रखा होगा। तो रियल इमेज में रियल रे यहां पर गई, रियल रे यहां पर गई, इसलिए इमेज भी कैसा बना, रियल। ये स्क्रीन को हम उठाकर यहां ले गए और यहां पर रखा, तो देखा कि यहां पर इसकी इमेज नहीं बनती। क्यों? क्योंकि कोई रे तो है ही नहीं वहां पर, सिर्फ हमको परसेप्शन हो रहा है दिमाग में, वो वर्चुअल इमेज है, इसलिए वहां पर हमको कोई इमेज स्क्रीन पर नहीं मिलता। सो व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए रियल इमेज? आंसर, इट कैन बी टेकन ऑन दी स्क्रीन। नोट करिए, रियल इमेज, रियल इमेज। पहला पॉइंट लिखिए, रियल इमेज इज फॉर्म, रियल इमेज इज फॉर्म when the rays actually intersect, when the rays actually intersect and
reach the eyes and reach the eyes. उसके बाद नोट करिए वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज, the rays reaching the eye, the rays reaching the eye appear to be coming from a single source, coming from a single point. Okay, appear to underline करिए. Appear to be coming from a single point, while actually these are not coming from that point. Actually, these are not coming from that point. Then this perception of object being there, this perception of object being there is virtual image. Virtual image. उसके नीचे real image can be taken on the screen. Real image can be taken on the screen, while virtual image cannot be taken on the screen. Virtual image cannot be taken on the screen. ओके, तो ये इमेज फॉर्मेशन हो गया और उसका तरीका हो गया. इसको हमने पहले इसलिए स्टडी कर लिया है बिकॉज नाउ ऑनवर्ड वी विल बी मेकिंग इमेजेस एंड स्टडिंग कि कहां पर इमेज बनती है. अच्छा, फिर से हम वापस आते हैं प्लेन मिरर में. प्लेन मिरर में हमने यहां पर देखा और ये एक प्लेन मिरर है. इस प्लेन मिरर में यहां पर हमने देखा और हमको इमेज कहां मिलती है? पीछे, प्लेन मिरर के पीछे. हम मिरर में अपने को देखते हैं और हमको कहां दिखता है कि हम कहां खड़े हैं? मिरर के पीछे. ये कौन सी इमेज है? रियल की वर्चुअल? अभी आपने देखा पहले से वर्चुअल. तो प्लेन मिरर कौन सी इमेज बनाता है? तो ये 3 पॉइंट उसके लिख लीजिए. प्लेन मिरर में पहले शुरू करते हैं. इमेज की 4 प्रॉपर्टी हमको लिखनी है प्लेन मिरर के रेफरेंस में, फिर स्फेरिकल मिरर के रेफरेंस में उसको लिखेंगे. पहले प्लेन मिरर की पहली प्रॉपर्टी लिखिए. द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. प्लेन मिरर में दोनों का साइज कैसा रहता है? सेम. ठीक है. Second, image is formed on the other side. Image is formed on the other side of mirror. Number 3, it is a virtual image. It is a virtual image. And number 4, it is erect in orientation. It is erect. यहां पर ये एक आदमी खड़ा है, यहां पर उसकी आईज हैं, यहां उसके हेड से ये एक रे जाती है और उसकी आईज में वापस आती है. यहां से उसके फीट से एक रे जाती है और उसकी आईज में आती. तो इस आदमी को अपना हेड भी दिख रहा है, अपना फीट भी दिख रहा है. कहां? तो कहां के लिए ये इसको दिखेगा? यहां. जितना दूर ये है उतनी ही दूर यहां.
तो यहाँ पर इसकी आइज है, हेड से जाने वाली रे इधर से आती है, यहाँ से आती हुई दिखती है। फीट से जाने वाली रे इधर से आती है, यहाँ से आती हुई दिखती है। तो इस आदमी को यहाँ पर अपनी इमेज दिखती है, इमेज एंड ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसको अपना साइज दिखता है यहाँ पर। अगर हम इसकी लोकेशन ठीक बनाना चाहें तो हमको दो रेंज लेनी पड़ेगी, वन इज लाइक दिस और दूसरा थोड़ी सी डिस्प्लेस करके ऐसे, फिर इन दोनों को हम ऐसे चलाएंगे और ये दोनों जितना दूर ये है उतना ही दूर ये जाकर यहाँ मिलेगी। तो हमने ये दो लाइन की बजाय इसको एक ही लाइन बना दिया है, डजंट मैटर, क्योंकि अभी हम उसको शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। तो जितना दूर आदमी खड़ा होगा उतनी ही दूर ये इसकी इमेज करेगी। तो आपने चार प्रॉपर्टी लिखी। नंबर 1, ऑब्जेक्ट की इमेज किस तरह बनती है, ऑन दी अदर साइड। नंबर 2, उसका साइज क्या होता है, सेम एज दी ऑब्जेक्ट। नंबर 3, रियल है कि वर्चुअल है, इट इज वर्चुअल, क्योंकि पीछे स्क्रीन रखने से हम उस पर इमेज नहीं देख पाते, सो दैट इज वर्चुअल इमेज। और चौथी चीज इरेक्ट, अगर इसका हेड ऊपर है तो यहाँ पे हमको क्या दिखता है, हेड ऊपर दिखता है, उल्टा नहीं। ठीक है, इरेक्ट। अब बताइए इस मिरर में हम जो अपनी इमेज देखते हैं क्या डिफरेंस होता है? सो आंसर इज इट इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड मतलब राइट साइड उसका लेफ्ट साइड बनता है इमेज का, और लेफ्ट साइड राइट साइड बनता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट लेटरल इन्वर्शन। ओके, ये प्लेन मिरर में होता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। इन प्लेन मिरर देयर इज लेटरल इन्वर्शन इन अवर इमेज। ब्रैकेट में लिख लीजिए, लेफ्ट अपीयर्स राइट, लेफ्ट अपीयर राइट। इसके बाद आपको और बहुत सी प्रॉपर्टीज मिलेंगी प्लेन मिरर में, क्लास 10 में आपने ये सब पढ़ी हुई है। ये हमने इसके इमेज के 4 प्रॉपर्टीज नोट कर लिया आपने। सो दिस वाज प्लेन मिरर। एक चीज, अगर ये आदमी अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है तो इसको कितना लंबा मिरर चाहिए, अपने से लंबा, अपने से छोटा। तो आंसर है इसके हेड से यहां पर रे आई और रिफ्लेक्ट होकर आई में आ गई, तो इसके ऊपर का मिरर नहीं चाहिए। उसके बाद ये पूरे हेड से यहां से रेज आती रही, यहां फीट से ये इमेज आई, फिर इसके ऊपर से, इसके ऊपर से, इसके ऊपर से ऐसे आती रही, तो इसके नीचे के मिरर की जरूरत नहीं। Only this much mirror is required पूरी इमेज देखने के लिए। और इसकी हाइट कितनी होती है इस मिरर की, तो हमने यहां से एक लाइन खींची, ये देखिए, ये इस आदमी की हाइट है, ये एक हिस्सा, ये 2 हिस्से, ये एक हिस्सा, ये 2 हिस्से। इसमें से हमको मिरर कितना चाहिए, हाफ। इसमें से हमको मिरर कितना चाहिए, हाफ। तो कुल मिलाकर हमको कितना मिरर चाहिए, पूरे का हाफ। सो इफ ए पर्सन वांट्स टू सी दिस इमेज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मिरर ही नीड्स, हाफ ऑफ हिज हाइट। नोट कर लीजिए, ए मैन रिक्वायर द मिरर हाफ ऑफ हिज हाइट। ओके, बाकी सारी चीजें आपने लिख ली। लेटरल इन्वर्शन होता है और ऑल द 4 कंडीशंस। सो दीज आर a few things about mirror. अच्छा, ये प्लेन मिरर था। अब ऐसे ही मिरर हम कर्व सरफेस में बना सकते हैं। कर्व सरफेस को अगर हम पॉलिश करेंगे, इट विल कन्वर्ट टू ए मिरर।
कर्व में दो तरह के कर्व, सिलेंडर और स्फीयर। उसमें से हम स्टडी करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। सिलेंड्रिकल मिरर्स हम नहीं स्टडी करेंगे, विल स्टडी स्फेरिकल मिरर्स, क्योंकि वो सिमेट्रिकल होते हैं और दोनों तरफ कर्वेचर होता है। स्फेरिकल मिरर कैसे बनेगा? हमने एक स्फीयर लिया फुटबॉल जैसे, उसके एक हिस्से को काट दिया तो हमको क्या मिलेगा? कप प्लेट की जैसे प्लेट होती है उस तरह की एक हमको छोटा सा हिस्सा मिला। ये जो हिस्सा हमको मिलेगा उसमें कर्वेचर रहेगा। ओके, ये कर्वेचर में हमने पॉलिश कर दी, तो इसमें जब हम पॉलिश करेंगे तो ये मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो हमने ये बॉल में से इतना हिस्सा काट लिया और ये कटे हुए हिस्से को सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और अगर ऐसे साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये इसका साइड व्यू इस तरह से आया। अब इसमें हमने पॉलिश कर दी। पॉलिश हम कॉनकेव साइड में भी कर सकते हैं और कॉन्वेक्स, दोनों तरफ कर सकते हैं। ओके, तो हमने इसके बाहर तरफ पॉलिश कर दी। यहां पर अगर पॉलिश करके इसके ऊपर पेंट कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर बन गई। ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये एक मिरर बन गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि इसी में ये इसके अंदर की तरफ हमने पॉलिश कर दी ऐसे। अब हमको रिफ्लेक्शन उधर से कराना पड़ेगा। ये तो यहां पर हम देखते हैं एक लाइट रे आती है, ऐसे अंदर मुड़ जाती है, यहां लाइट रे आती है, बाहर मुड़ जाती है। ये दोनों मिरर स्फीयर के टुकड़े को काटकर बने हैं, इसलिए इनके नाम हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स। ओके, ये स्फेरिकल मिरर्स में फिर हमने कैटेगराइजेशन किया। अगर बीच का हिस्सा ज्यादा उभरा हुआ है, किनारे किनारे अंदर हैं, बीच का हिस्सा उभरा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स। और अगर किनारे उभरे हुए हैं और बीच का हिस्सा दबा हुआ है रिफ्लेक्शन वाली साइड से, तो इसको कहेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों क्या है? स्फेरिकल मिरर्स। ओके, दो तरह के स्फेरिकल मिरर हो गए। अब हम स्टडी करेंगे कि स्फेरिकल मिरर में हमको ऑब्जेक्ट किस तरह से दिखे, कैसी इमेज बनाते हुए दिखे। उसके लिए हम पहले दूसरी चीजें स्टडी करते हैं कि इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हमको यूज करनी है।